सीज फायर होने वाला था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने वाला था, हमारे यहाँ पे गैस तेल सस्ता होने वाला था। ऐसा कभी कभी लगता है इनका समझौते से पहले तो धोनी रिटायरमेंट ले लेगा। भाई साहब इतनी तारीफ मोदी की, इतनी तारीफ की है ट्रंप ने। मोदी जी की इतनी तारीफ तो मोटा भाई नहीं करते। 4000 साल पुराने आर्टिफैक्ट से संस्कृति खतरे में आ गई इनकी। कांग्रेस जनता पार्टी ने क्या कहा था आज? क्या कहा था? थाली लेके आनी। अरे यार मम्मी ने लाने नहीं दिया। जब मोदी जी ने मांग की थी तो पूरा देश खड़ा हो गया था अपनी बालकनी में। जिंदाबाद जिंदाबाद। हेलो एंड वेलकम, दिस इज सार्थक ऑन द संडे शो। वो शो जहां हम करते हैं हफ्ते की सारी न्यूज की बात, पर थोड़े एंटरटेनमेंट के साथ। पिछले हफ्ते की राहत इस हफ्ते की घबराहट बन गई है। क्यों? क्या हुई? यूएस ईरान की जो पीस ट्रीटी साइन होनी थी उसका पेन टूट गया है लगता है। ये कैसे हो गया? हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ईरान फाइनली पीस ट्रीटी साइन करने वाले थे। सीज फायर होने वाला था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने वाला था, हमारे यहाँ पे गैस तेल सस्ता होने वाला था। पर फिर कुछ दिनों पहले खबर आई कि भाई लेबनान पे वहां पे इजराइल ने हमला कर दिया है। जेडी वेंस जो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जाना पोस्टपोन कर दिया है और ये पीस ट्रीटी स्विट्जरलैंड में साइन नहीं होगी, ये खुद स्विट्जरलैंड ने कंफर्म कर दिया। एक तो समझ में नहीं आता इनकी पीस ट्रीटी है कि गोवा ट्रिप कैंसिल ही हुई जा रही है। ऐसा कभी कभी लगता है इनका समझौते से पहले तो धोनी रिटायरमेंट ले लेगा। और इस बार नेशनल से ज्यादा इंटरनेशनल न्यूज ने हेडलाइन बटोरी है। स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर वी लिव, पिछले हफ्ते अमेरिकी हमले में 3 इंडियन सेलर्स की मौत हो गई थी। इसके बाद फ्रांस में G7 समिट होना था, जहां प्रधानमंत्री मोदी को मिलना था प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से, और दोनों मिले साथ में बातचीत की। क्या बात हुई, आइए सुनते हैं। He's the most beautiful looking man. He looks so nice. He's like an angel. But actually, he's as tough as he's a killer. I don't want to. He's a killer. He's an angel but a killer. Who are you talking about? नरेंद्र जेम्स बॉन्ड मोदी? मोदी खुश तो हो जाते हैं जब उनकी तारीफ हो, हैं? He looks so good. So he gets you by surprise. And he loves the Indian people, but he also loves the USA. मोदी जी की इतनी तारीफ तो मोटा भाई नहीं करते। सफेद कपड़ा। आज तो मालिक बुरा बुरा हिसाब है कुछ। अच्छा, इस बायलेटरल मीटिंग में सबको लग रहा था कि मोदी जी जो 3 सेलर्स की मौत हुई उसके बारे में बात करेंगे, और अपनी कैपेसिटी में उन्होंने बात की भी। मतलब डायरेक्ट नाम नहीं लिया, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड रूट, मैरीटाइम सिक्योरिटी बोल के बिना लाठी तोड़े सांप मारा। कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर्स अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। लेकिन गोदी मीडिया ने पीआर ऐसे किया जैसे मोदी जी ने हाथ नहीं मिलाया हो, बकायदा गुद्दी पकड़ के कमर मड़ोड़ के दोलन को सबक सिखाया हो। विश्वास नहीं हो रहा? इसकी वीडियो देखो बॉस। आज आमने सामने बैठ के ट्रंप को सुना दिया। भाई साहब इतनी तारीफ मोदी की, इतनी तारीफ की है ट्रंप ने कि अगर मक्खन लगाने का कंपटीशन होता तो उसमें फिसल के आदमी गिर जाए, इतना मक्खन मोदी को लगाए ट्रंप। मक्खन डिप्लोमेसी, मक्खन लगाने का कंपटीशन होता तो ट्रंप फिसल के आए रे 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 रे। यार बीजेपी आईटी सेल वाले क्या स्क्रिप्ट लिख के देते हो? ही इज जस्ट जेलस दैट समवन एल्स इज बटरिंग अप बेटर देन ही कुड। इतना सच नहीं बोलो। भारतीय झंडे वाले धीरे धीरे। अमेरिकी हमले में 3 भारतीयों की मौत के मामले में पीएम मोदी की आपत्ति पर ट्रंप ने 7 काम करने का भरोसा दे दिया है। अरे भाई साहब, क्या भरोसा मिल गया हमें? अब नहीं चाहिए कोई नूर। ना 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 ना, अब तो रख लो, अब वो रख लो, भरोसा मिल गया हमें। वाह। आज मोदी के सामने ट्रंप जहाजों पर हमले के मुद्दे पर नरम दिखे। आप सुनिए, आपको भी समझ में आ जाएगा। समझ में तो हमें सब आ रहा है और सालों से आ रहा है। और बॉडी लैंग्वेज मत भूलिएगा। गुस्सा क्यों कर रही है? देख तो रहे। जहां पर वो अपने को अपर हैंड देते हुए नजर आते हैं, बताने की कोशिश करते हैं आई एम द बॉस। देख रहे हो कैसे स्क्रिप्ट मैच कर रही है? वो बॉस समझ रहे थे, ये बता रहे हैं कि ये बॉस हैं। कितनी बार कहा है कि सेम स्क्रिप्ट पढ़ते हो, कम से कम वर्ड्स तो यहां वहां कर लिया करो। पिछली बार 16 महीने पहले जब मोदी अमेरिकी दौरे पर थे तो ट्रंप से गले मिले, लेकिन इस बार मोदी ने ट्रंप को गले नहीं लगाया, सिर्फ हाथ मिलाया। शिट। हेलो, हाँ मिलेनिया बोल रही हैं? ट्रंप ने सर्फ खा लिया है। मोदी के हाथ को छोड़े बगैर
बाकी नेताओं से हाथ मिलाते हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। ऐसी कूटनीति बताओगे तो कूटने का मन नहीं करेगा। बताओ कहां तक, बस हाथ मिलाया, उन्होंने बात की, बगल में बैठ के साथ में फोटो खिंचाई, और बोल दो कि उन्होंने सेम हवा में सांस ली। ट्रंप ने तो शायद आंख भी मारी, वो मिलानिया को छोड़ने का बहाना बना चुके थे ये, और पीछे वो म्यूजिक चला दे, यही करो ना, अब यही बचा है। किस गधे ने दी इनको 157 की रैंकिंग यार। एनीवे, ऑल थिंग्स सेड, ये ना फॉरेन पॉलिसी होती है, और ये न्यूज के प्राइम टाइम यूट्यूब के वीडियोस में बहुत इसको डाइल डाउन करके बताया जाता है। ये हाथ मिलाया, गले मिले, झप्पी पप्पी, ये सब दिखावे की बातें होती हैं, रिटोरिक। असली में क्या बातें हुई, क्या नेगोशिएशंस हुई, ऑफ कैम कमरे के पीछे ब्यूरोक्रेट्स करते हैं। वो इन्हें छोड़ो, जो इनको स्क्रिप्ट लिख के दे रहा है उसको भी नहीं पता होता। एज सिंपल एज दैट। थाली लेके नहीं है भाई, अब मिली नहीं थाली, थाली नहीं मिली, थाली नहीं, घर से बिना बताया ना इसलिए। अच्छा, अभी जब ये वीडियो जाएगी ना तब पिटोगे तुम। उससे कोई दिक्कत नहीं है, मगर इंसाफ मिल जाएगा ना, वो बहुत है। किससे इंसाफ चाहिए? इन्हें नीट पेपर लीक वालों को। अच्छा, मैं तो 9th फेल हूँ, मैं फिर भी आ गया। कहता मेरे को नीट वालों के लिए इंसाफ चाहिए, पर मैं 9th फेल हूँ, मैं तो फिर भी आ गया। धर्मेंद्र प्रधान जी, कैन वी गेट आवर एजुकेशन सिस्टम हायर। भाई यहाँ पे फुल कंपटीशन चल रहा है वर्ड प्ले का, कि कौन कितना अच्छा वर्ड प्ले कर सकता है। अबे जल्दी रेजिग्नेशन दे, कल सुबह पनवेल निकलना है, जनता वसूली करेगी अपना हक। धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करो। ये तुम्हें खुद बना है भाई? हमें यहाँ पर मिला है। यहाँ पे मिला तो ले आए, तुम चोरी कर लाए? अरे हम आ रहे हैं वापस आ रहे साला यहाँ पे पोस्टर भी लीक हो गया। सिर्फ मोदी जी कवरेज थोड़ी ले सकते हैं, हम भी ले सकते हैं टीवी टाइम। कल रात से प्रैक्टिस कर रहे हैं ना तू ये लाइन? सोचा था मिलने का, सोचा था मैंने। ये आ जाता है। क्या आ जाता है? ये जो आप कह रहे हैं ना कि रात से प्रैक्टिस कर रहे हो इस चीज के लिए, ये आ जाता है, ये कुदरत है। धर्मेंद्र प्रधान ने कुछ सुधारा हो ना सुधारा हो, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत सुधार दिया है। कैसे कैसे कैसे? कि आप एयरफोर्स से पेपर दिलवा दें, या एयरफोर्स से पेपर डिलीवर करवा दें, या फिर आप कहें कि हमने टेलीग्राम बैन करवा दिया। तो मैं कह रहा हूँ ओवर पॉपुलेशन की भी एक बहुत बड़ी समस्या रही है, तो उसके लिए आप क्या बैन करवाने की बात करेंगे? ओवर पॉपुलेशन के लिए क्या बैन करना चाहिए? वो मैं धर्मेंद्र प्रधान से पूछना चाहूंगा। सर, अगर आपको लगता है कि टेलीग्राम बैन करवाना इज द बेस्ट वे दैट यू हैव गॉट, तो फिर एसएससी के टाइम पे आपको देखना पड़ेगा, इतनी ज्यादा क्राउडेड चीजें चल रही हैं, और क्या आप हर एग्जाम में पेपर वैसे ही डिलीवर करवाते रहेंगे और आप कहते रहेंगे कि ये हो गया वो हो गया? दैट इज नॉट अ फीजिबल सॉल्यूशन टू बी ऑनेस्ट। यानी कि यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट, एंड बाय दिस रेजिग्नेशन वी कैन एंश्योर अकाउंटेबिलिटी। ये सारी चीजें होती हैं। व्हाट आर यू राइटिंग? 32 करोड़ है बेरोजगार, कौन है इसका जिम्मेदार? कितने करोड़ है? 32 करोड़। 32 करोड़ हैं बेरोजगार, कौन है इसका जिम्मेदार? हमने 2022 में नीट दिया था। कहाँ से हो आप वैसे मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश भिंड से हैं। भिंड से हो? अरे अपन झांसी के हैं। काऊ रहो। राम 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 राम। काऊ रहो। कैसी जा रही है? ऐसा बढ़िया चल रहा है। सब बढ़िया चल रहा है। क्या कर रहे थे प्रोटेस्ट में? अच्छा, कौन सा एग्जाम दो तो? 2022 में दाओ तो नीट को। हो ठीक है। 2023 में दाओ तो। पापा की स्थिति इतनी बढ़िया नहीं है कि मतलब बार बार दबा पाए। हाँ। तो बस चल रहा है, तो अब संघर्ष कर रहे हैं। आए हैं, जिन्होंने इस बार दिया उनके लिए आए हैं, जिन्होंने 2024 में दिया उनके लिए आए हैं, और जो सरकारी रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई है इन लोगों के लिए आए हैं। पिछले 10 साल के अंदर 93,000 स्कूल बंद कर चुके हैं सरकारी, जिसमें से 25,000 स्कूल मध्य प्रदेश में बंद हो चुके हैं। तो उमर खालिद के नारे क्यों लगा रहे हैं आप? देशद्रोही क्यों है आप? मैं नहीं लगा रहा, मेरी सरकार, वो तो कोई और था प्रभु जी। मैं तो उमर खालिद का नारे देख रहा था दूर से। अब आप मुझे देख रहे थे आप? देशद्रोह होगा और आप देखेंगे? मैं देख रहे हो, देशद्रोही हो जाऊंगा। लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि उन्हें फ्री ट्रायल मिलना चाहिए। गलत हुआ है खालिद जी के साथ। जहाँ ट्रायल तो मिलना चाहिए। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन देश विरोधी तत्वों को ट्रायल देना सही है। डू यू थिंक उमर खालिद इज अ देश विरोधी तत्व? इधर आओ। क्या आपको लगा इधर आओ, इधर आओ। कौन सा चैनल? आपका कौन सा चैनल है? वो डजंट मैटर। आप ये अरे, why does it matter? यहाँ पर उमर खालिद की बात हो रही है। उमर खालिद की बात तो नहीं हो रही है यहाँ पे। मैंने तो करी है, मैं तो उमर खालिद की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी पुलिस ने बोल दिया कि भैया 5 बजे तक की परमिशन थी, इसके बाद तुम्हारा प्रोटेस्ट जो है वो इलीगल है, अब उसके बाद नहीं चलेगा।
उधर से RAF आना शुरू हो गई है। तो अभी क्या हो रहा है, पुलिस, देखो मैं कई बार कहता हूँ, जब भी प्रोटेस्ट होता है ना, जो पुलिस होती है वो बीच में फंस जाती है। यहाँ से प्रोटेस्टर्स हैं, वो हटना नहीं चाह रहे, और वहाँ से उनके आदेश आ रहे हैं कि भैया जैसे भी करके हटाओ। तो अभी मेरे को जहाँ तक लगता है पुलिस आई है, यहाँ के सीनियर अधिकारी होंगे, वो सौरभ दास से बात कर रहे हैं कि देखो हो गया तुम्हारा, अब चले जाओ वरना हमें बल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और मतलब लास्ट चांस टू एंड दिस पीसफुली। कॉकरोच जनता पार्टी के बाद अब छात्रों की आवाज बन के आई है कांग्रेस की जनता पार्टी। एंड व्हाई एम आई सेइंग पार्टी, आई विल जस्ट टेल यू इन अ बिट। राहुल गांधी ने नया कैंपेन लॉन्च किया है, छात्रों की गूंज यात्रा, जहां पर ये स्टूडेंट्स के लिए देश के अलग अलग शहरों, पटना, प्रयागराज, दिल्ली में प्रोटेस्ट करेंगे, स्टार्टिंग विद कोटा, जहां पे इन्होंने प्रोटेस्ट किया और हजारों की भीड़ आई। लेट्स गो, इट्स टाइम श्री राहुल गांधी। 150 pounds, President of the Congress Party, please welcome भारत जोड़ो यात्रा चैंपियन राहुल गांधी। ऐसा लग रहा है कि अभी टी शर्ट उतारेगा और धर्मेंद्र प्रधान पे चोक स्लैम चला देगा। यही होता है सपोर्टर्स और फॉलोअर्स में डिफरेंस। सपोर्टर्स ग्राउंड पे आते हैं, फॉलोअर्स ग्राउंड पे आने की सिर्फ स्टोरी लगाते हैं। बट कॉकरोच जनता पार्टी की पार्टी हो ना हो, बट कांग्रेस की पार्टी में पार्टी थी। व्हाई एम आई सेइंग पार्टी, क्योंकि इस प्रोटेस्ट के पहले कॉन्सर्ट हुए हैं यहाँ पे। कॉन्सर्ट के बाद एक स्टैंड अप हुआ है, उसके बाद राहुल गांधी ने प्रोटेस्ट किया है। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ। हाउ शेमलेस, बट आई सपोर्ट। बहुत दुखी हो है ना, तो तुम्हारे लिए बढ़िया इलाज लेकर आया हूं मैं, ये लो मेलेडी खाओ। अबे ये तो ऐसा लग रहा है इसका खुद ही एग्जाम पेपर छोड़ के आया हो। अच्छा ये वही है बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से। हमने पहले बात नहीं की थी, यही तरीका है भाई जेन में प्रोटेस्ट करने का। कॉन्सर्ट कराओ, स्टैंड अप कॉमेडी, पिज्जा का स्टॉल और करण औजला की, चलो यार तो बजट के हिसाब से, और बस एक वो सेल्फी बूथ और लगवा दो यार, वो इंपॉर्टेंट है। देखो बेटर देन परीक्षा पे चर्चा इन मन की बात एंड देन स्माइलिंग विद मेलोडी। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। 19 तारीख के एडिशन में इंडियन एक्सप्रेस ने एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट निकाली है, जिसमें उन्होंने बताया है कि कैसे गवर्नमेंट एग्जाम्स में ईडब्ल्यूएस कोटे का मिसयूज होता है। और ये कोई नई बात नहीं है, सबको पता है, बस इंडियन एक्सप्रेस वालों ने साबित कर दिया उसे। ईडब्ल्यूएस अगर आपको नहीं पता तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए अलग से कोटा होता है 10% का। पर कई बार क्या होता है, जिनके पास पैसा होता भी है वो पैसा घूस खिला के ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। उनको तो फायदा मिल जाता है, बट कोई गरीब जेन्युइन जो बच्चा होता है उसका हक मर जाता है। इन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन में एग्जाम्पल लिया यूपीएससी का। 2025 में यानी कि पिछले साल 104 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था ईडब्ल्यूएस कोटा के अंदर। अब ये 104 गरीब घर परिवार के बच्चे होने थे, पर मतलब उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, पैसा नहीं होगा उतना। लेकिन अगर पैसा नहीं था तो इनमें से 84 को फॉर्मल कोचिंग कैसे मिली। इनमें से 67 बच्चे लाखों रुपए लेके महंगी महंगी यूपीएससी की कोचिंग कर चुके थे। आधे प्राइवेट स्कूल में पढ़े थे, 28 ऐसे थे जिनके भाई घर परिवार के बिजनेस चल रहे थे, और 10 तो प्रीवियस कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज थे। तो जिनका पारिवारिक कारोबार चल रहा है, जिनकी नौकरी लगी हुई है, जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़े हुए हैं, जो लाखों रुपए देके यूपीएससी की कोचिंग लिए हुए हैं, ये ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट कैसे हुए? अगर ये गरीब हैं तो जिस बच्चे का सही में हक मरा है वो कितना गरीब होगा। एक कैंडिडेट का एग्जाम्पल अभी अमित किलोर ने उस पर वीडियो बनाई है। एक लड़की थी, वो जनरल कैटेगरी से आईपीएस बनी, फिर उसने एग्जाम दिया, फिर अगले साल आईएएस बनी ईडब्ल्यूएस कोटे से। पता नहीं कैसे सरकारी नौकरी लगने के बाद गरीब हो गई वो, बताओ। इंडियन एक्सप्रेस की इन्वेस्टिगेशन तो उसको फॉर्मलाइज कर दी, लेकिन ये हो रहा है खुले में हो रहा है। हमें भी पता है, तुम्हें भी पता है, वो मजे की बात पता क्या है, यूपीएससी को भी पता है। EWS certificates are now being made at a premium price. 70% of people aren't eligible for EWS. They just have this certificate. और क्या यार ये आर्थिक पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण पत्र ये कैसे बनते हैं? कभी जाना अपने जिले की तहसील में तो समझ में आ जाएगा। सबकी रेट चार्ट होते हैं। एक इंटरेस्टिंग घटना हुई लखनऊ में। यहाँ पे ये महाशय देखो, जिनकी पर्सनालिटी नहीं, जिनका पर्सनालिटा है। बताया गया कि नोएडा के एक आईपीएस ऑफिसर हैं और अफसर साहब गए एक चाय वाले के पास, बढ़िया कड़क चाय बनवाई बनमस्के के साथ। उसने बोला मालिक 40 रुपया। पैसा मांगता है हमसे। तो चाय वाले की भी सन की। उसने बोला अरे हमारी कम्युनिटी का आदमी पीएमओ में बैठा है, वो वोट ले लेता है, तू 40 रुपए कैसे नहीं देगा? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई?
उसने पुलिस बुलाई, आईपीएस साहब पुलिस वाले को भी हड़का दिए कि हमें सल्यूट मारो, कैप कहाँ है तुम्हारी। आप वर्दी पहन के आइए, हम सलूट करेंगे, हम कैप भी लगाएंगे। फिर जब पुलिस ने तफ्तीश की तो पता चला कि कोई आईपीएस ही नहीं था। नोएडा में कोई कॉर्पोरेट एम्प्लॉय था जो बस पर्सनालिटी लेके आईपीएस बना घूम रहा था। इतना अलग फ्रॉड चल रहा है। इस आईपीएस को तो सिपाही की पीठ थपथपानी चाहिए कि बढ़िया ड्यूटी कर रहा है। अबे आईपीएस हो भी तो वो आईपीएस बने घूम रहे थे, पकड़े गए, अब आईपीसी लग गई है। और इसकी पर्सनालिटी देख के तो फिर भी कोई कंफ्यूज हो जाए। इसको देखो, ये 21 साल का लौंडा, ये फेक, वेट फॉर इट, नॉट इवन पुलिस, ये आर्मी का ब्रिगेडियर बने घूम रहा था। और 40 रुपए की चाय नहीं, पूरे सेटअप के साथ इसने एक सफारी गाड़ी खरीद रखी थी, वो पुलिस वाला कलर करा रखा था और 2 कमांडोज लेके घूमता था साथ में, वो भी फर्जी। फेक गाड़ी, फेक नंबर प्लेट, फेक आर्मी का झंडा, साथ में 2 कमांडो। काश इतनी तैयारी एनटीए वालों ने की होती। और सुनो, फेक आर्मी डॉक्यूमेंट्स और एक फेक एयर पिस्टल भी मिली। और फिर जस्टिफिकेशन देते कहा कि जब नीट का एग्जाम ही फर्जी हो गया तो मैं फर्जी ऑफिसर बन गया। फेयर इनफ। पर दोस्तों मुझे लगता है इनको पेटी क्राइम में छोड़ देना चाहिए, इतने भी बड़ा क्राइम नहीं किया इन्होंने। आईएएस आईपीएस फर्जी ही सही, लेकिन कम से कम ईडब्ल्यूएस कोटा का मिसयूज करके तो नहीं बने। ये डिसेबिलिटी कोटा ईडब्ल्यूएस का मिसयूज करेंगे तो ऐसे ही आईएएस आईपीएस बनेंगे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो ऐसे विदेशी टट्टू नहीं, हमें चाहिए शुद्ध देसी हर्बल आईएएस। और इसीलिए बाबा रामदेव ने हरिद्वार में लॉन्च की है पतंजलि सिविल सर्विस एकेडमी। इट गेट्स बेटर। इसकी कमान संभालेंगे राजा मेंटालिटी अवध ओझा सर। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा? वीडियो देखो। पतंजलि सिविल सर्विस एकेडमी का प्रारंभ हो रहा है और उसके हमारे सूत्रधार, उसके हमारे योद्धा, उसका नेतृत्व करने वाले हमारे श्री अवध ओझा जी हैं, जिन्होंने लाखों बच्चों को सिविल सर्विसेज की ओझा साहब को देखो ऐसे बैठे ट्रेनिंग दी है और उसमें 1000 से ज्यादा तो आईएएस। अब आपके बच्चे बनेंगे इंडियन पतंजलि सर्विस, इंडियन आयुर्वेदिक सर्विस। सिर्फ 2.5 लाख। मैं तो कह रहा हूँ 1 जीरो और लगा देते। आपने इतनी कृपा क्यों कर दी बनाने के लिए हमको इंडियन आयुर्वेदिक सर्विस और इंडियन पतंजलि सर्विस। ये आदमी आईएएस आईपीएस बनाए ना बनाए, लेकिन राजा जरूर बना देगा। राजा ब्लड ग्रुप लेकर पैदा होता है आदमी। चंबल की डकैती और ओझा सर की बकैती कभी खत्म नहीं हो सकती। वाह वाह, मेरे जॉन ले लिया। ओझा सर भी लाइक बाबा रामदेव, मुझे अब कामदेव। जो भी मेरे बारे में जो कह रहा है वो सब सही है। देखिए ये सब बातें तो होती रहेंगी, पर ब्लू फिल्मों का तो कहना ही क्या है। नेक्स्ट न्यूज, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स, जो दुनिया भर के विश्वविद्यालयों को रैंक करता है अकॉर्डिंग टू देयर फैकल्टी, स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो, रिसर्च पेपर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसने दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज की रैंक निकाल दी है। वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं? वही जिनके नाम तुमने करण जौहर की पिक्चरों में सुने हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन एंड दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी मानी गई है मैसाचुसेट्स MIT IIT नहीं, MIT का नाम भी है। इस रैंकिंग में इंडिया का टॉप कॉलेज बताया गया है IIT दिल्ली को, जिसकी रैंक इंडिया में नंबर 1 है और वर्ल्ड में है 118। अब यहाँ पे 2 चीजें हो सकती हैं, या तो सेलिब्रेट कर लो IIT दिल्ली का नाम क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आ गया है, ये मान लो कि 1500 जो दुनिया के बेस्ट कॉलेजेस हैं उनमें इंडिया के सिर्फ 52 है। द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, द कंट्री विच हैज 18% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, विच इज द लेटेस्ट विश्व गुरु, पर फिर भी दुनिया के 100 टॉप कॉलेजेस में एक भी भारत का नहीं है। और कैसे होगा? क्योंकि इस हफ्ते पार्लियामेंट्री पैनल फॉर एजुकेशन उन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया और कहा है कि हमारे देश में एजुकेशन पे पैसा खर्च नहीं किया जा रहा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी जिसका खूब डिंडोरा पीटा था, जिसमें बोला था कि हम एजुकेशन स्पेंडिंग 4% ऑफ जीडीपी से 6% ऑफ जीडीपी कर देंगे, पर आज भी हम उतना ही पैसा खर्च कर रहे हैं। एंड बिफोर यू टारगेट मी, मैं नहीं कह रहा हूं, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी, बेसिकली सरकार खुद कह रही है कि भाई हम उतना खर्चा कर ही नहीं रहे जितना हमें करना चाहिए। कुछ लोग इसमें भी डिफेंड कर लेंगे, नहीं हमारे तो कंडीशंस अलग है, हम तो गरीब देश हैं। भाई मालदीव्स, भूटान, हम जैसे हमसे छोटे देश हैं, वो हमसे ज्यादा स्पेंड करते हैं अपनी एजुकेशन पे। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देश अगर एक पेड़ है तो एजुकेशन उसकी जड़ है। अगर जड़ से उखाड़ दोगे तो पेड़ सर्वाइव नहीं करेगा। एजुकेशन पे खर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा सकते हो, आप ज्यादा टीचर हायर कर सकते हो, आप रिसर्च फंडिंग दे सकते हो, आप अच्छे बच्चों को स्कॉलरशिप दे सकते हो, इनफैक्ट आप डाइवर्स स्ट्रीम्स में और कोर्सेज करा सकते हो। बट ये सब नहीं कराओगे तो बस टॉप यूनिवर्सिटी की 118 की रैंकिंग और गलगोटिया का वो कुत्ता। अगली खबर सुनो महाराष्ट्र से, जहां पर हल्की पानी की किल्लत हो गई है और भारी पानी की किल्लत होने वाली है। महाराष्ट्र मुंबई में जल संकट, कल से पानी नहीं आ रहा,
मुंबईकर्स की बकेट लिस्ट में अब 2 बकेट पानी है बस। आप जानते हैं ये साल सुपर एल नीनो का साल है, मतलब अमूमन जितनी बारिश होती है देश के कई हिस्सों में उससे कम बारिश होगी। आप अपने एरिया में देख लो, मॉनसून सीजन आ चुका है, कितनी बारिश हुई है। लेकिन सबसे ज्यादा असर जहां पड़ रहा है, जहां दिखना शुरू हो चुका है, वो है महाराष्ट्र। अगर आप महाराष्ट्र को रीजन में डिवाइड करो तो कोंकण रीजन, मराठावाड़ और विदर्भ आता है। अब विदर्भ के गांव देहात तो छोड़ दो, वहां तो सूखे ने कहर मचाया हुआ है। मेजर सिटीज में भी अब पानी की बहुत किल्लत आ चुकी है। पुणे में ऑलरेडी बोल दिया है कि ऑल्टरनेट दिन पानी देंगे। मुंबई के कई सारे इलाकों में पानी की दिक्कत आई हुई है। आपने सारी वीडियोस देखी होंगी, लोग घर छोड़कर बीचेस पे जाके सो रहे हैं। बीएमसी ने ऑलरेडी कई सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। लोगों को पानी कम यूज करने की नसीहत दी है। स्विमिंग पूल, अदर वाटर एक्टिविटीज पे बैन लगा दिया है। कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट को नए वाटर कनेक्शंस नहीं दे रहे हैं, जहां ऑलरेडी दिए थे वहां 20% कम कर दिया है। पब्लिक टॉयलेट्स में बोल दिया कि टैंकर से पानी मंगाओ। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देश, अगस्त 2027 तक पीने का पानी जमा करके रखने के आदेश। और गाड़ी वाड़ी धोने जैसी एक्टिविटी पे ही बैन लगा दिया है। पकड़े गए तो 500 रुपए का फाइन। देश संकट में है। अभी जून पूरा खत्म भी नहीं हुआ है और ऑलरेडी पानी की इतनी किल्लत हो गई है कि जो वाटर कैपेसिटी होती है, जो 7 लेक में रिजर्व होता है, उसका सिर्फ 10% पानी बचा है। मतलब सिर्फ 30-40 दिन का स्टोरेज, उसके बाद सूखा। मुंबई हैज जस्ट 40 days of water supply left. यार प्रदीप बोलते हैं खत्म हो जाए तो राजस्थान से ले लेना, बहुत है यहाँ। राजस्थान वाटर सरप्लस में? ये कैसे हो गया? दिस साउंड्स लाइक बिहार से इंफ्रास्ट्रक्चर ले लेना। बट ऑन अ सीरियस नोट, बारिश बहुत कम हुई है। अमूमन जितनी बारिश होती है इस टाइम पे, उससे 74% कम बारिश हुई है। और आगे जाके अगर बरसोरे मेगा नहीं होता है तो भाई दिक्कत है। को मराठी में क्या बोलते हैं? तुझे लागली, तेरी तो वाट लग गई है। अब जब ईरान वाला मसला सॉल्व नहीं हो रहा है तो मार्केट में महंगाई और बढ़ने वाली है। तेल, पेट्रोल, राशन, सब्जी सब महंगा हो जाएगा। सिर्फ एक मार्केट है जो चलेगा, वो है नेता का मार्केट। इट्स अ सीजन ऑफ डिफेक्शन। एक साथ 3 अलग अलग राज्यों की 3 अलग अलग पार्टियों के नेता बगावत कर रहे हैं। स्टार्टिंग विद महाराष्ट्र, जहां पर ऑलरेडी पहले से टूट चुकी पार्टी और टूट रही है। बुढ़े आदमी की जितनी कमर नहीं टूटती उतनी शिवसेना टूट रही है। पहले से ही 2 गुट बट गए थे, एकनाथ शिंदे एंड उद्धव ठाकरे गुट। अब खबर आई है कि उद्धव ठाकरे गुट के भी कई सारे एमपी अब जाकर एकनाथ शिंदे ग्रुप में आ रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे के 9 सांसद हैं, 9 में से 6 थोड़े डामाडोल लग रहे हैं। पार्टी बदल लिया साला। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, उनके 37 एमपी हैं। वहां बता रहे हैं कि 20 एमपी उठ के बीजेपी में जा रहे हैं। और वहां बंगाल में तो टीएमसी की पार्टी और नेता दोनों को ही तोड़ा जा रहा है। बीजेपी की सरकार आई है, जो टीएमसी के नेता है जिन पे आरोप लगाया कि इन्होंने पोस्टपोल वायलेंस किया है, उठा के उनको नंगा परेड करा रहे हैं भाई, फुल ऑन। और आजकल कुछ भरोसा नहीं कब किसकी सरकार गिर जाए। वैसे ही आजकल व्हाट्सएप डीपी से ज्यादा नेता पार्टी बदल देते हैं। दोस्तों ऐसे ही चलता रहा ना तो वो ईवीएम वाली थ्योरी सही हो जाएगी कि कहीं भी बटन दबाओ वोट बीजेपी को जा रहा है। नॉट बिकॉज ईवीएम हैक हो गया है, उसके अंदर के नाम हैक हो गए हैं। ऑपोजिशन मुक्त भारत का पता नहीं, बट ऑपोजिशन युक्त बीजेपी जरूर बन जाएगी। आइडियोलॉजिकली आई हैव अ प्रॉब्लम बट आई रिस्पेक्ट द पॉलिटिकल एक्यूमेन। कन्वर्ट करने में मुसलमानों से आगे निकल गए आप लोग। जिसको बुरा मानना है मान लो। देखो इस वाले पे दोनों साइड से गाली पड़ेंगी, तो जब कमेंट में दो तो प्लीज एक बार मेंशन कर देना कि किस साइड से हो। अच्छा, आजकल पेपर लीक की बहुत प्रॉब्लम चल रही है, बच्चे परेशान हैं। लेकिन इसका सॉल्यूशन निकाला है राजस्थान की एक यूनिवर्सिटी ने। यहाँ के प्रोफेसर ने सोचा कि यार लीक से बच्चों को पहले से सवाल पता चल जाते हैं, उनके जवाब लिखना आसान हो जाता है, तो हम क्यों ना जवाब लिख के उनसे सवाल पूछ लें। तो क्या बात है सर, क्या बात है सर। हाँ भाई, पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया। यूजुअली होता है एक्सप्लेन आंसर इन ब्रीफ, यहाँ आंसर लिखा हुआ था, बताना था क्वेश्चन इन ब्रीफ। टीचर्स ने एआई जनरेट करके दिया होगा, अपना ही क्वेश्चन पेपर चेक नहीं किया, जो एआई ने लिख के दिया वो इन्होंने एनवेलप में डाल के बच्चों को दे दिया। फिर इनको पता चलता है क्वेश्चन शीट की जगह आंसर शीट आई है, फिर इनको खाली एग्जाम कैंसिल करना पड़ रहा है। मुझे नहीं पता इन्होंने पढ़ाया क्या, बट मुझको ये जरूर जानना है प्रॉम्प्ट क्या दिया था। मैं नहीं बताऊंगा। बकलोली के अगले चैप्टर में सुनो तुम एनसीईआरटी की खबर। तो सुनी ली होगी, नहीं सुनी बताता हूँ। अच्छा, क्लास 6th, 7th, 8th की हिस्ट्री बुक्स में हम पुरानी सिविलाइजेशंस, मॉन्यूमेंट्स, एम्पायर्स के बारे में पढ़ते हैं। याद है मोहनजोदारो, हड़प्पा सिविलाइजेशन, उसमें एक डांसिंग गर्ल की फोटो हुआ करती थी और ये कई सारे आर्ट पीसेस सिंबलाइज करते हैं। जैसे ये डांसिंग गर्ल उस टाइम के सिविलाइजेशन के लिए हमारे लिए एक सिंबॉलिक आर्ट पीस है, जैसी है वैसी प्रस्तुत की गई किताबों में। लेकिन फिर आ गए संस्कृति के ठेकेदार, उन्होंने कहा ये 9th क्लास के बच्चों से हमें अपनी संस्कृति बचानी पड़ेगी, और उन्होंने इस फोटो को बदल दिया। देख रहे हो छोटा सा डिफरेंस नो? टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग, समझ नोटिस किया? 4000 साल पुराने आर्टिफैक्ट से संस्कृति खतरे में आ गई इनकी। फिर जब कई सारे हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया कि भैया तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है वो प्रोपेगेंडा है, यही है हमारी संस्कृति, तब जाके उसको बदला। एज हिस्ट्री टीचर मैं कभी नहीं चाहूंगी कि लोग मेरे देश की हिस्ट्री को लेकर इस न्यूज को याद भी रखें।
यही दिन आ गए हैं दोस्तों। एनसीईआरटी वाले कपड़े पहना रहे हैं, एनटीए वाले उतार रहे हैं। अगर 4,500 साल पुराने एक आर्टिफैक्ट से आपकी संस्कृति खतरे में आ रही है ना, तो संस्कृति को बोलो घर पे ही रहकर बाहर मत निकले ज्यादा, क्योंकि गलती से आपकी संस्कृति हमारी संस्कृति के खजुराहो वाले मंदिर में पहुंच गई तो उसको तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो जाएगा। ये पुराने आर्टिफैक्ट्स हैं जो 100 हजार साल इन्वेजन्स के बाद बचे हुए हैं। कैसे किसी आर्कियोलॉजिस्ट ने अपनी जीवन लगा के कहीं से खोद खाद के निकाले हैं, कई सारे खंडित हो गए हैं, उनको हम मॉन्यूमेंट में सजा के रखें कि जैसे हैं वैसे प्रिजर्व किए जा सकें। तुम्हें क्या लगता है अगर एक 4000 साल पुरानी गुड़िया को देख के 9th क्लास के बच्चे उत्तेजित हो रहे हैं ना, तो प्रॉब्लम आर्टिफैक्ट में तो नहीं लग रही मुझे। सोचो यूरोप में जो डेविड की मूर्ति है, अगर उसको चड्डी पहना दे कल, तुम कितना हंसोगे उस पर। यही बात है यहाँ पे। और हमारी संस्कृति क्या है, हमारी संस्कृति में ह्यूमन बॉडी को सेलिब्रेट किया गया है। अगर आप हर जगह ऐसे टॉर्सो ढकने लगे ना, तो सोमनाथ से लेके खजुराहो तक देश की आधी धरोहर बंद करनी पड़ जाएंगी। इंटर्न बनने लायक जो लोग नहीं है वो बड़ी बड़ी पोजीशन पे बैठ गए। ये बदकिस्मती है हमारे लोग देश की। इस हफ्ते 2 बड़े खुलासे हुए हैं, एक तेलंगाना से और एक उत्तर प्रदेश के अयोध्या से। तेलंगाना सरकार की कोयला कंपनी है SCCL, और इस कंपनी पे आरोप है कि इसने 40 लाख, कंपनी पे क्या, कंपनी के लोगों पे, कंपनी जो चला रहे हैं उन पे ये आरोप है कि उन्होंने कंपनी का इस्तेमाल करके 40 लाख टन कोयला गायब कर दिया। ऑन पेपर है लेकिन स्टॉक में नहीं है। टोटल मिसिंग वैल्यू ऑफ द कोल इज 1600 करोड़ रुपए। इस घपले को लेकर यूनियन कोल मिनिस्टर ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर को एक खत भी लिखा है और इन्वेस्टिगेशन की मांग की है। कोल मिनिस्टर एंड स्टेट गवर्नमेंट, अरे किधर गया, यही तो था। इफ देयर इज अ कांग्रेस गवर्नमेंट, अ कोल स्कैम इज बेसिकली इन द टर्म्स एंड कंडीशंस। गुड पॉइंट। ये कांग्रेस वालों जब कोल में एक बार पकड़े गए हो तो फिर कोई दूसरी चीज पे कर लो, टेक्सटाइल में कर लो, रोड में कर लो। घोटाला तो तुम करोगे ही, उस चीज में करो ना जिस चीज में ऑलरेडी शक नहीं कर रहे हैं लोग। व्हाट इज दिस? एवरीबडी, सब के सब चोर हैं साले। दिस शुड बी द नेशनल मीम ऑफ इंडिया। वोट चोरी का नारा लगाते लगाते कोल चोरी हो गया। 1600 करोड़ यार, सोचो छोटा अमाउंट नहीं होता। क्या कुछ हो सकता था इससे। इससे नेता खरीदे जा सकते थे, इससे सरकारें अस्पताल बनाए जा सकते थे, स्कूल बनाए जा सकते थे। नेक्स्ट न्यूज भाई, एआई ने भिखारी की भी नौकरी खा ली। क्या बात कर? यस, टुक द जॉब ऑफ अ पर्सन हु वाज ऑलरेडी जॉबलेस। वीडियो वायरल हुई चाइना से, जहां पर किसी का ये रोबो वहां की सड़कों पे बैठ के घुटनों के बल सामने QR कोड लगा के भीख मांग रहा है। वो भी पैसे के लिए नहीं, अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए। क्या रे, ऐसे क्या घूर रहा है? अभी तो क्लीनिंग रोबो आ रहा था, फिर शॉपिंग रोबो आ रहा, अब ये भिखारी रोबो आ गया, कल क्या डकैत रोबो। चिकने डब्बे में 100 की हरी बत्ती डाल। लेकिन रोबो किसी की भी नौकरी खा सकता है, बस एक की नौकरी नहीं खा सकता। बिहार के चोरों की नौकरी नहीं खा सकता। बक्सर में एक 132 फुट लंबा टावर चोरी हो गया। ये तो साला होना ही चाहिए। और बात तब पता चली जब आसपास के लोगों ने कंप्लेन किया कि भैया हमारे टावर के सिग्नल नहीं आ रहे। और जब कंपनी वाले मेंटेनेंस करने पहुंचे तो पता चला कि सिग्नल छोड़ो, टावर भी नहीं है। अब इसका बैकग्राउंड ये है कि जहां पे टावर लगाया गया था, जमीन के मालिक ने कहा था कि ये कंपनी वाले बहुत टाइम से हमें किराया नहीं दे रहे थे। हमने लीगल नोटिस भी भेजे, ये नहीं माने तो हमने जनरेटर हटा दिया। दिन में खोल रहा था, हमें तो लगा नहीं कि कोई दिन में चोरी करेगा। लगा कि कंपनी बहुत दिन से टावर बंद था तो खोल के ले जा रहे। हालांकि ये टावर कैसे कोई ले गया पता नहीं। पुलिस वालों ने बोला बकायदा मशीनें लगी हैं, गैस कटर यूज हुए हैं, आवाजें हैं, आपको कैसे पता नहीं चला? जो लैंड ओनर थे उन्होंने ही बेसिकली कुछ और अन्य लोगों का सहारा लेते वहाँ से जनरेटर और पूरा टावर जो है वहाँ पे धीरे धीरे वहाँ से हटा दी। भाई काश पाकिस्तान बॉर्डर पर बिहार होता। हाँ तो पीओ के हम रिक्लेम नहीं चोरी कर लेते। अच्छा बात नहीं है। मिशन इम्पॉसिबल इंडियन वर्जन बिहारी कहते हैं। मैं कहा लाडले मजे ले रहे हैं, सब मजे ले रहे हैं साथ। स्टेट ऑफ मैजिकल एंड मिस्टिकल सॉर्सरर्स। भाई बिहार में कुछ भी चोरी हो जाता है यार। ये तो टावर चोरी हो गया, एक बार पूरा ब्रिज चोरी हो गया था, एक बार वो सुरंग डाल के पूरा ट्रेन का इंजन चोरी करके ले गए थे, एक बार तो सड़क चोरी हो गई, एक बार तालाब चोरी हो गया था। समटाइम्स आई फील बिहार इज नॉट इवन फॉर एक्सपर्ट्स। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बजाओ बजाओ नेशनल एंथम बजाओ। आइए ना हमारा बिहार में। अगली खबर सुनो अयोध्या से। अयोध्या के राम मंदिर के कोष खजाने के हिसाब पर एक SIT गठित कर दी गई है, क्योंकि आरोप लगाया गया है कि वहां भी जो दान में पैसा आ रहा है उसमें घपला हो रहा है।
पहले बहुत ज्यादा कंप्लेन आ रही थी कि जो पैसा आ रहा है थोड़ा उसमें जितना आ रहा है उतना रिपोर्ट नहीं हो रहा है, मतलब फिर मंदिर का ये कर्मचारी है लवकुश मिश्रा, उसके घर पे जब छापा पड़ा तो 10 लाख रुपए कैश मिला, जबकि उसकी सैलरी सिर्फ 18,000 रुपए थी। डिड यू जस्ट नोटिस? राम मंदिर में चोरी करते पकड़े गए हैं लवकुश मिश्रा जी। सफाई देते हुए यही बोलेंगे कि बाप की जेब से पैसा तो सब चुराते हैं, गलत क्या किया मैंने। फिलहाल राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने कहा है कि ये सारे आरोप जी गलत हैं, हम तो खुद कह रहे हैं आप एक काम करो एसआईटी जांच बिठा दो, आप एफआईआर कर दो। फिर नहीं एफआईआर नहीं करेंगे, फिर तो लीगल डॉक्यूमेंट, आप एसआईटी जांच बिठा दो, देख लेंगे। फिलहाल यूपी सरकार ने एक 3 मेंबर की एसआईटी जांच बिठाई है जो 15 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। टू मी इट्स नॉट अ बिग डील। जब भगवान के नाम पे चुनाव हो सकता है तो घपला नहीं हो सकता। और ये सिर्फ राम मंदिर की बात नहीं है, व्हाई शुड जस्ट वन मंदिर हैव ऑल द फन। केदारनाथ मंदिर में भी ऐसा हुआ है। एक आरटीआई में पता चला है कि बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी ने भी कई कुछ नेता आए थे, उनकी बेटी उनके घर परिवार आए थे, तो उनके ट्रैवल रहने खाने दर्शन के पैसे मंदिर के कोष से दिए हैं। चौकीदार ही चोर है, मंदिर बनाओ मंदिर बचाओ। अब लग रहा है सही में हिंदू खतरे में। अब यहाँ पे ना बुरी बात पता क्या है, किसी भी मंदिर ट्रस्ट कमेटी का देखो, इनके पास हजारों करोड़ों रुपए होते हैं। मंदिर अमीर होता है पर वो पैसा गरीबों का होता है। प्रॉपर्टी नीलाम हो रही होगी, नौकरी नहीं लग रही होगी, हाथ जोड़े बेबस चले जाते हैं मंदिर में, जेब में 20 रुपए पड़े होते हैं, उम्मीद लगा के 10 रुपए दान पात्र में डाल देते हैं। इतने गरीबों का पैसा होता है ये, और वो पैसा तक चुरा लिया जा रहा है। बट आई एम नॉट सरप्राइज, जब भगवान के नाम पे चुनाव हो सकता है तो घपला क्यों नहीं हो सकता। ओके, अगली खबर आती है मेडिकल सेक्टर से। आपको याद होगा कुछ समय पहले एक दुर्घटना हुई थी जब एक कफ सिरप को पीने की वजह से कई सारे बच्चों की मौत हो गई थी। और कई बार ऐसा होता है कि सस्ती या नकली सिरप पीकर लोगों की सेहत खराब होती है, लोगों की मौत तक हो जाती है। और इसी के चलते अब सरकार ने मेडिकल स्टोर्स पर ओवर द काउंटर सिरप सेल्स पर बैन लगा दिया है। ड्रग रूल्स को अमेंड किया गया है और सिरप शब्द को शेड्यूल के से बाहर निकाल दिया। नाउ इट डजंट मीन कि आपको मेडिकल स्टोर पे आप कफ सिरप नहीं मिलेगी, बल्कि दवाई तभी मिलेगी जब डॉक्टर कोई प्रिस्क्राइब करेगा। कई बार ऐसा होता है, अरे यार बदन तप रहा है, हरारत हो रही है, बुखार लग रहा है, खांसी आ रही है, हम किसी दोस्त को फोन लगाते हैं, वो मेडिकल वाला वो कहता है कि अच्छा ऐसा करो, ये पैरासीटामॉल 2 एंटीबायोटिक और ये सिरप ले लो। अब उसने तो लिख दिया कफ सिरप ले लो। अब वहां पे मेडिकल स्टोर पे जब आप जाते हो तो मेडिकल स्टोर वाला बोल देता है ये अवेलेबल नहीं है, वो अपने कमीशन के हिसाब से आपको दूसरी पकड़ा देता है, जो कई बार नकली खराब क्वालिटी की भी होती है, लोगों की सेहत को हानि होती है। और इसी को रोकने के लिए सरकार ने कहा है कि अभी जो कफ सिरप जैसी चीजें हैं, कोई भी दवाई बिना डॉक्टर के प्रॉपर रिकमेंडेशन के नहीं मिलेंगी। अब डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही दवाई लेनी है, ये अभी की बात नहीं है, ये पहले भी था, बट पहले की एडवाइजरी थी, अब इसको कंपलसरी कर दिया गया है। अच्छा, यहाँ पे बताना जरूरी है, बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि हमारे देश में डॉक्टर्स को भी ये मैंडेट है सरकार कोर्ट्स की तरफ से कि आपको जेनेरिक दवाइयों के नाम लिखने हैं, ब्रांडेड दवाइयों के नहीं। हर दवाई का ना एक जेनेरिक नाम होता है, इसका केमिकल कॉम्पोजिशन, उसी की ब्रांडेड दवाइयां मिलती हैं। तो जब डॉक्टर लिखे उसको केमिकल कॉम्पोजिशन मिलना है, आप कौन सी ब्रांड की खरीदनी है वो आप अपने बजट के हिसाब से देख सकते हो। वरना ज्यादातर क्या होता है, फार्मा कंपनी, डॉक्टर और मेडिकल स्टोर, इनका अपना एक नेक्सस होता है। फार्मा कंपनी डॉक्टर को पैसे देती है कि सुनो तुम हमारी दवाई रिकमेंड करना, और जो डॉक्टर होता है वो मेडिकल स्टोर वाले को बोलता है कि तुम यही दवाई रखना, हम यही रिकमेंड करेंगे, तुम्हारे यहां से ही लेने को बोलेंगे। तभी देखना डॉक्टर का क्लिनिक और मेडिकल स्टोर बगल बगल में होता है, वो लिखता है, बोलता है बगल में से ले लो, और जो दवाई बोलेगा उसी मेडिकल स्टोर पे मिलती है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, सबकी आपस में ट्यूनिंग बैठी होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, नहीं पसंद आया हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो। सोनू के मीम्स सोनू के साथ हमने रिव्यू किए ऑन द रिएक्ट चैनल, सो वो एक बार जाके जरूर देख लेना। और भी कोई दोस्त रिश्तेदार हो जिसको आपको लगता है कि यार ऐसी वीडियोस के लिए बहुत हेल्पफुल हो, प्लीज उसके साथ शेयर जरूर करना। ऐसी और न्यूज विद एंटरटेनमेंट के साथ मैं मिलूंगा आपसे अगले हफ्ते। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।